गरीब ननद का शाही महलों वाला ससुराल। मैंने कभी ख्वाबों में भी कल्पना नहीं की थी कि मुझ जैसी दुर्भाग्यशाली लड़की इतने शाही महलों की दुल्हन बनेगी। ईश्वर ने मेरी जिंदगी में जितने दुख और गम दिए थे, आज मेरी झोली में उतनी ही खुशियां भर दी हैं। लाखों के महंगे लहंगे में दुल्हन के रूप में आनंदी चांदी की डोली में बैठी हुई, उसकी आंखों में कई सारे सपने हैं और चेहरे पर एक अलबेली खुशी है। चार कहार डोली उठाए महलों की ओर बढ़ रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। कुछ ही देर में कहार डोली को एक आलीशान शाही महल के पास ले आते हैं। महल बहुत ही रोशनदार था। तभी आनंदी ने घूंघट की ओट से अपने पहाड़ों और झरनों के बीच बसे उस शाही महल को एक टक देखने लगती है। कहार डोली रखते हैं और जैसी आनंदी उतरती है तो दर्जनों नौकर चाकर फूल बरसाने लगते हैं। आओ आनंदी बहू, अब ये महल तुम्हारा है और तुम इस शाही महल की रानी हो। चलो अब अपने शुभ कदमों से सोने के कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ। गृह प्रवेश के बाद आनंदी की रानी सास दूध के परात में उसके पैर धुलवाती हैं। नौकर चाकर फूल बरसा रहे थे। माँ जी, आप मेरी सास हैं, मैं आपसे अपने पाँव कैसे धुलवा सकती हूँ? वो बहू, हमारे महलों में पुरखों से ये मान्यता चली आ रही है कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं। सास को उसके पैर धोने पड़ते हैं ताकि महल की खुशियां बनी रहें। और मेरे लिए तुम मेरी बहू बाद में, बेटी पहले हो। मैं तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर लाई हूँ। अपनी महलों वाली अमीर सास से इतना प्रेम पाकर गरीब आनंदी की आंखों में खुशियों के आंसू झलमिलाने लगते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, ऊपर वाला जब देता है तो बेहिसाब देता है। ये शाही महलों का ससुराल और मैं यहाँ की दुल्हन हूँ। ये सब कुछ मेरे लिए एक भ्रमित सपनों सा है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। शाही महल की चकाचौंध के बीच आनंदी अपने अतीत को याद करने लगती है, जहाँ कड़कड़ाती ठंड के मौसम में गरीब ननद भाभी संघर्ष करके घास की छप्पर बना रही होती है। मौसम का रुख देखकर तो लग रहा है इस बार बेहिसाब सर्दियां पड़ने वाली हैं। ठीक कहा आपने भाभी, एक ही रात के अंदर एकदम से ठंड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। आज के अंदर ही हमें अपनी छावनी तैयार करनी होगी। रात में बर्फ पड़ने की पूरी संभावना है। दोनों ननद भाभी बांस और घास से छप्पर बनाती हैं। ठंडी बर्फीली हवाएं उनकी मुश्किलें बढ़ा रही थी, पर यह संघर्ष भरा जीवन ही उन दोनों ननद भाभी की सच्चाई थी। तभी सांझ ढलते हाथ मलते हुए अखिलेश ठंड में ठिठुरते हुए मढ़ाई के अंदर आता है। हे राम, इस बार की गजब की सर्दी ने तो मौसम के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। ना जाने ये ठंड का मौसम कब खत्म होगा। अरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए। भैया, हम जैसे बेआसरा गरीब लोगों की जिंदगी में ठंड हमेशा एक समान रहती है। मैं आग जलाती हूँ। आनंदी जल्दी से आग जलाकर खुद को गर्माहट देती है। अखिलेश बहुत ही गरीब तबके का था। उनके पास जमीन का एक हिस्सा नहीं था, इसलिए मजबूरन वह तीनों जंगल के अंदर मड़ई बनाकर रह रहे थे। अखिलेश जंगल से लकड़ियां काटकर बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जिस किसी दिन उसकी लकड़ी नहीं बिकती तो उन्हें जंगल के कंदमूल खाकर ही पेट भरना पड़ता था। हे भगवान, घर में अनाज का एक दाना भी मौजूद नहीं है। आज क्या बनाएंगे और कैसे अपना पेट भरेंगे? भगवान भी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल से कुछ फल इकट्ठा करके लाती हूँ। आनंदी जंगल में फल ढूंढते निकल जाती है। प्रताप नाम का एक राज शिकार के लिए उसी जंगल में आता है। महाराज, अब हमें लौट चलना चाहिए। रानी जी ने जंगल की गहराई में जाने से मना किया था। सेनापति जी, शिकार करने का मजा तो जंगल के भीतर ही आता है। आप लोग यही रुकिए, मैं आता हूँ। प्रताप घोड़े पर सवार होकर अंदर आता है, जहाँ नदी किनारे एक हिरन तालाब से पानी पी रहा होता है। तभी प्रताप तीर चलाता है और उसका पीछा करते हुए जंगल के घने हिस्से में आ जाता है। तभी वह घोड़े से गिर जाता है और जंगल में से निकलकर एक शेर आ जाता है। तभी आनंदी वहां से गुजरती हुई ठहर जाती है। हे भगवान, ये भूखा शेर कहीं इस राजा को शिकार न बना ले। मुझे कुछ करना होगा। आनंदी तुरंत पत्थरों में चिंगारी जलाकर सूखे पत्तों में आग लगा देती है, जिससे शेर डर कर भाग जाता है। आप सही सलामत हैं? कहीं शेर ने हानि तो नहीं पहुंचाई? नहीं, मैं ठीक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मगर आप इस जंगल के इतने घने हिस्से में क्या कर रहे हैं? प्रताप सारी बात बताता है, जिसे सुनकर थोड़ा गुस्से के अंदाज में आनंदी कहती है, राजा साहब, किसी की जिंदगी छीन लेना बहादुरी का काम नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बचाना बहादुरी का काम है। आप नहीं जानते जिंदगी को जीने के लिए हम गरीबों को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है,
और उस हिरन में प्राण थे। आप अपने राजशाही शौक के लिए अगर उसका शिकार करते, उसकी माँ अपने हिरन बच्चे के लिए कितना तड़पती, इसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये कहकर आनंदी चली जाती है, लेकिन उसकी सादगी राजा प्रताप के दिल में बस जाती है। उस लड़की ने ठीक ही कहा था, उसकी बातें मेरे दिल को छू गईं। अपने शाही महल लौटने के बाद प्रताप आनंदी के ख्यालों में गुम सा रहता है। इधर अखिलेश और बिंदिया रात में अपनी मड़ई के अंदर रूखा सूखा खाते हुए आनंदी की शादी की चर्चा करते हैं। बिंदिया, देखते ही देखते हमारी नंदिनी कितनी सयानी हो गई है। अब तो ईश्वर से एक ही इच्छा है, भगवान इसे अच्छा घर द्वार दे ताकि हम इसके हाथ पीले करवा दें। पर हमारे ऐसे गरीब हालातों में आखिर इसका हाथ कौन थामेगा? और मुझे कभी कभी यह सोचकर बहुत चिंता होती है। ऐसा कहते हुए अखिलेश की आंखों में आंसू छलक जाते हैं। तभी बिंदिया हिम्मत देते हुए कहती है, हाजी भगवान पर भरोसा रखिए। भगवान ने मेरी नंद के लिए भी कहीं ना कहीं तो जोड़ी लगाई होगी। और मेरा दिल कहता है, देखना हमारी आनंदी को महलों से सुंदर ससुराल मिलेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे ऐसा ही हो। थोड़े ही दिन में प्रताप अपने माता पिता को आनंदी के बारे में बताता है और रुक्मणी शाही अंदाज में फल मिठाई और कपड़े इत्यादि के साथ रिश्ता लेके आती है। तभी बिंदिया अपने गरीब ननद के लिए शाही महल से आया शादी का प्रस्ताव सुनकर खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। क्या सचमुच आप मेरी प्यारी ननद को अपने महलों की दुल्हन बनाना चाहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे हमेशा से अपने बेटे के लिए सुलझी हुई और आनंदी के जैसी ही सादगी परस्त लड़की चाहिए थी। मेरी हमेशा से यही इच्छा थी कि मैं किसी गरीब की लड़की को ही अपने महलों की बहू बना कर लाऊं। माँ जी, माफी चाहता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, मगर हम लोग तो आपकी हैसियत के बराबरी में भी नहीं है। आप लोग कहाँ शाही महलों में रहने वाले हैं, और हम लोग को तो जमीन का भी सहारा नहीं। इस जंगल में किस तरह से मड़ई बनाकर हम लोग रह रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। हम ज्यादा धूमधाम से अपनी बहन की शादी नहीं कर पाएंगे, मगर जितना होगा उतना करेंगे। आप शादी के खर्चे की चिंता मत कीजिए, वो सारा मेरा होगा। इसके बाद रुक्मणी सोने से जड़ी चुनरी चढ़ाकर रिश्ता पक्का करती है। जंगल के बीचों बीच ही आनंदी के गरीब भाई भाभी शादी की रस्मों रिवाजों की शुरुआत करते हैं, जहां मेहंदी के पत्तों को पीसकर बिंदिया अपनी गरीब ननद के मेहंदी हल्दी करती है। भगवान करे ये हल्दी और मेहंदी का रंग तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां लेकर आए मेरी प्यारी नंद। भाभी, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है जो मैं शाही महलों की दुल्हन बनने जा रही हूँ। धूमधाम और शाही अंदाज में शादी और विदाई होती है। दोनों रोते दिल से विदा करते हैं। जा मेरी बहन, खुश रहे, सदा खुश रहना अपने ससुराल में। आनंदी अपने महलों वाले ससुराल पहुंच जाती है, जहां उसका स्वागत सत्कार होता है। जहां अगले दिन पहली रसोई की रस्म के लिए आनंदी बावर्ची खाने में आती है तो, प्रणाम माँ जी, आज खाने में क्या क्या बनाना है आप मुझे बता दीजिए। बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? तुम्हारे शाही महल में इतने सारे नौकर चाकर हैं, तुम बस रज कर खाओ पियो। चलो, ये महलों की ठाट बाट और नौकर चाकर तुम्हारे सुख के लिए है। कुछ देर में नौकर चाकर सारा खाना बनाकर पेश करते हैं, जहां रुक्मणी अपने हाथों से अपनी गरीब बहू को निवाले खिलाती है और उसके छलकते आंसुओं से आनंदी अपनी सास से आभार व्यक्त करती है। माँ जी, मैंने जिंदगी भर केवल गरीबी देखी है। भगवान करे जिस तरह मेरे सारे अरमान पूरे हो गए, हर गरीब लड़की के अरमान पूरे हों, उन्हें भी ऐसा महलों जैसा सुंदर ससुराल मिले। माँ जी, पता नहीं कहाँ चला गया सुनू, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तक तो यही था। बहू, तू उसकी माँ है, तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना। ऐसे कैसे छोटे बच्चों को लेकर लापरवाही कर रही है। माँ जी, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, यही कहीं होगा सोनू, हम ढूंढते हैं, मिल जाएगा। पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ गया। मेरा तो वंश है सोनू, मेरे वंश को कुछ ना हुआ हो। ये लोग इतनी ठंड में स्टेशन पर घूमने की हालत में नहीं थे। इन लोगों की ऐसी परिस्थिति के पीछे का कारण जानने के लिए कहानी के पीछे हिस्से में चलते हैं। सुनीता अपनी छोटी बहू आकांक्षा का घर में प्रवेश करती है। आकांक्षा, ये इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा घर तेरा ही है। हम सब लोग मिलजुल के रहते हैं, तुझे भी आदत हो जाएगी। अरे माँ जी, मुझे तो शुरू से ही बड़ा परिवार पसंद था। अपनी माँ से कहा भी था मैंने कि मेरी जहाँ भी शादी हो वो जॉइंट फैमिली हो, और देखो भगवान की मर्जी थी, मुझे मेरा बड़ा परिवार वाला घर मिल गया। अरे सुनीता, बस बहू से ऐसे गप्पे ही लड़ाती रहोगी या बहू को उसका कमरा भी दिखाएगी। कल से बहू को ही सारे काम करने हैं, समझा दिया ना।
हाँ दीदी, क्यों नहीं। हमारे घर में जो भी नई बहू आई है उसने खुद ही सब काम किया है, तो आकांक्षा क्यों नहीं करेगी। आकांक्षा अपने ससुराल में आती है तो उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा परिवार था। नीलम आकांक्षा की रसोई में मदद करने जाती है। हाँ, तुम्हें कैसा लग रहा है तुम्हारा ससुराल? ऐसे ही जब मैं पहली बार आई थी ना, इतने सारे लोग देखकर मैं तो थोड़ा घबरा गई थी। मैं सब लोगों का नाम बताती हूँ। हमारी सास की जेठानी, उनके पति हैं, उनकी बहू, बेटी और उनकी बेटी भी है। लेकिन मैंने उनकी बेटी को तो शादी में भी कहीं नहीं देखा, शादी की रस्म में भी कहीं नहीं देखा। अरे वो जरा अपने कमरे में ही रहना पसंद करती है, उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। इसी तरह आकांक्षा सबके लिए मीठे में गाजर का हलवा बनाती है और सबको परोसती है। वाह वाह, वैसे हलवा तो बहुत स्वाद है, सच में खाकर मुंह का स्वाद ही बदल गया। बहू जुग जुग जियो। राजेश, तुम्हारी बहू ने तुम्हारी तो किस्मत ही चमका दी। मुझे तो अपनी सारी बहू ही बहुत पसंद है, सब बहुत गुड़ी है, कोई किसी से कम नहीं है। कुछ दिनों के बाद आकांक्षा अपने पति के साथ मूवी देखकर घर आती है तो वहां सब लोग मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर आप सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? कोई बात है क्या? हाँ बात है, तभी यहाँ सबको बुलाया है। वैसे अच्छा हुआ आप दोनों भी आ गए। पापा, अब इन सबको घर से निकाल दीजिए और मुझे सबसे बड़ा वाला कमरा चाहिए। ये सब क्या है प्रीति? वैसे तो तुम अपने कमरे से निकलती नहीं हो, आज तुम अपने कमरे से बाहर निकली हो तो ऐसा मजाक करोगी? कोई बात बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। मेरी बेटी सब सोच समझ कर ही बोल रही है। अरे जब इस घर में आप लोगों का कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हक ही नहीं है, तो मुफ्त खोर की तरह यहाँ क्यों रह रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। ये सब क्या कह रही हो गायत्री दीदी? हम तो एक परिवार है ना, फिर आप अचानक से हमें इस घर से क्यों निकाल रही हो? आप हमारा भी तो हिस्सा है। ये देखो, ये रहे घर के कागज, इन पर बस मेरा नाम है और मैं अपने घर पर किसी भी मुफ्त खोर को नहीं रहने दे सकता। सामान उठाओ और निकलो। पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और राजेश का पूरा परिवार अपना सामान लेकर रात में ठंड से कांपते हुए घर से निकल जाते हैं। ये भाई साहब के परिवार ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमने उनके साथ कभी गलत नहीं किया, फिर उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? माँ जी, अब कोसने से क्या फायदा? अब तो जो होना था वो हो गया ना। हमें अब अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। इतनी ठंड हो रही है, हमें ठंड में कहीं रहने का जुगाड़ करना चाहिए। आकांक्षा बिल्कुल सही कह रही है। सब लोग चलते रहते हैं और तभी उन्हें पुराना रेलवे स्टेशन दिखता है जो कि खाली था। वो देखो, वो रेलवे स्टेशन पूरा खाली है। हम वहाँ पर जाकर रह सकते हैं। अभी हमारे पास कोई ठिकाना तो है नहीं, तो इसी को हम अपना ठिकाना बना लेते हैं। लेकिन बहू कैसे? ससुर जी, स्थिति में हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये भी हो जाएगा। अब सब रेलवे स्टेशन पर ही रह रहे थे। वो रेलवे स्टेशन पूरा खुला था, इसीलिए वहां पर ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। अरे बहू, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंडा है, बिल्कुल राहत ही नहीं है। इससे अच्छा तो हम कहीं और ही रह लेते। माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं आसपास कहीं कुछ देखती हूँ, मिलता है तो मैं लेकर आती हूँ। आकांक्षा को एक बड़ी सी पन्नी नजर आती है और वहीं एक फटा हुआ कंबल। भगवान आपका शुक्र है, आप हमें रास्ता दिखा रही हैं। आकांक्षा तुरंत वो पन्नी और कंबल लेकर अपने परिवार के पास जाती है। ये लीजिए, इसको बिछा लीजिए, और एक कंबल है, ये ले लीजिए। अब कोई ये मत कहना कि ये किसका है, पुराना है, बदबू आ रही है। जरूरत और ठंड में ये बहुत है। सब लोग उस रात जैसे तैसे सो जाते हैं। अगली सुबह नीलम जल्दी उठ जाती है और आकांक्षा को उठाने लगती है। आकांक्षा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कहीं पेट खाली करने की जगह नहीं है क्या? चलो दीदी, देख कर आते हैं। दोनों यहाँ वहां देखने लगती हैं। तभी आकांक्षा को एक जगह दिखती है और वहीं पास में नल भी था। दीदी वो देखो, यहीं पर आप बैठ जाओ और नल भी है, आप इसका इस्तेमाल कर लेना। आकांक्षा अपने परिवार को मुसीबत में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ रही थी। उससे जो बन पड़ रहा था वो कर रही थी। ये लीजिए, पास में ही भंडारा हो रहा था, मैं सबके लिए ले आई। बहुत सच में तू आपदा में अवसर निकाल लेती है। कई दिन हो जाते हैं। एक रात सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी वहां कुछ नशेड़ी गाना गाते हुए आने लगते हैं। आज की रात पी लेने दो। अरे यहाँ पर तो इतने सारे लोग हैं, अब तक ये लोग हमारी नजर से कैसे बचे रह गए? ये तो हमारा अड्डा है ना। अरे तो क्या हुआ, हमारा अड्डा है
तो हम अपने अड्डे से उन्हें भगा देते हैं। बहू, ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं सचो जी, हर छोटी परेशानी से डर के हम भाग नहीं सकते ना। ये लोग ठीक नहीं हैं तो हम भी उनकी तरह बनकर दिखा देते हैं। आओ आप लोग आओ, तुम्हें बताती हूँ। आकांक्षा नशेड़ी के मुंह पर काली मिर्च फेंक देती है और उन्हें बेल्ट से बांध देती है। आओ ना, और परेशान करोगे? क्या समझा था जेठानी जी, इसके हाथ पकड़ना, उनको पटरी पर डालते हैं तब इन्हें अकल आएगी। अरे नहीं नहीं दीदी, माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। दोबारा गलती से यहाँ तो नहीं आओगे ना? नहीं, गलती से भी नहीं, किसी को आने भी नहीं देंगे, आप बोलो तो। ठीक है, चलो निकलो यहाँ से। इसी तरह आकांक्षा मुश्किल का सामना डट कर रही थी। नौकरी तो मिल ही नहीं रही। बेटा, कल एक जगह काम के लिए बुलाया है, देखते हैं कल। किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी। वहीं एक रात आकांक्षा की जेठानी का बच्चा खो जाता है। भगवान, ये क्या हुआ? मेरा बच्चा कहाँ गया? देवरानी जी, अब तक तो आपने सारी परेशानी हल कर दी है ना, अब ये भी कर दो। सब लोग बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। तभी वहां कुछ चोर आकांक्षा और उसके पति को मिलते हैं। चाचा, चाचा, बचाओ बचाओ मुझे चाचा। देखो, बच्चों को छोड़ दो, जो बात करनी है हमसे करो। बात क्या करनी है? बच्चे को बेच देंगे और पैसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, पुलिस आ रही है। पुलिस को कब बुलाया? ये लोग क्या समझते हैं, कुछ भी करते रहेंगे और हम डरते रहेंगे? पुलिस को मैंने शुरू में ही बुला लिया था। पुलिस के डर से चोर बच्चों को वहीं फेंकते हैं और वहां से भाग जाते हैं। सोनू को पैर में चोट आ जाती है। सोनू बेटा, तुम ठीक तो हो ना? अच्छा हुआ चाची आप आ गई, वरना ये लोग मुझे लेकर चले जाते। सब वहां आ जाते हैं और सोनू को लेकर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते पर गायत्री का पूरा परिवार भटकते हुए मिलता है। अरे दीदी, आप सब लोग यहाँ, वो भी ऐसी हालत में? सच कहते हैं, भगवान हमें हमारा किया हुआ इसी जन्म में मिलता है। हमने तुम लोगों के साथ गलत किया, हम लोगों के साथ भी वही गलत हुआ, लेकिन हमारे साथ इतनी बुरी तरीके से गलत हुआ कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। हमें धक्के देकर निकाल दिया गया घर से। हे भगवान। पर अच्छा है ना, इनको पता तो चला कि हम लोगों ने क्या महसूस किया था। किसी के साथ गलत करोगे तो गलत तो मिलना ही था। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भी आप सबके साथ बहुत बदतमीजी से बात की थी। देखिए, माफी का सिलसिला खत्म हो चुका है। जो दिन हमने देखे हैं वो दिन आपको भी देखना पड़े, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। एकता में ही बल है। बहू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग रेलवे स्टेशन पर रह रहे हैं, अगर आप लोगों को आपत्ति नहीं हो तो आप भी यहाँ पर रह लीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी अपने परिवार की बहुत याद आई है। इसी के साथ आकांक्षा अपने पूरे परिवार के साथ रेलवे स्टेशन पर रहती है, लेकिन अब उनके पतियों को नौकरी मिल गई थी।